हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। हाँ, हमने ऑलरेडी आपके चैप्टर 1 और 2 जो है वो ऑलरेडी पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम चैप्टर नंबर 3 पर पहुंच गए हैं। तो 3 चैप्टर का मैंने आपके साथ डिस्कस करा था, आपका चैप्टर 3 है ना। तो नाम क्या था आपके चैप्टर का? कुत्ते की वफादारी। तो इस कहानी में हमने ये देखा कि जो कुत्ता था वो अपने मालिक के प्रति कितना वफादार था, लेकिन जो मालिक था उसकी एक ना समझी, मतलब कि उसने बिना सोचे समझे जो काम किया उसका उसको नतीजा जो है वो बहुत बुरा भुगतना पड़ा। बाद में उसको बहुत पछतावा हुआ, है ना। तो इस तरह से इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिल जाती है कि हमें कभी भी कोई काम बिना जाने बिना सोचे समझे कभी भी नहीं करना चाहिए। तो आज हम इसका अभ्यास जो है, एक्सरसाइज जो अभ्यास है उसके एक्सरसाइजेस करेंगे। तो नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कहानी के जिस वाक्य में हुआ हो वह वाक्य पढ़िए। जैसे समाधि, बंजारा, वफादार, शव, लुटेरा, जमानत, सूद, गोद, ये जो शब्द हैं ना, ये आपकी कहानी में प्रयोग किए गए हैं। तो जब आप इन कहानियों के अपने कहानी को जब आप पढ़ोगे घर पर अपने, तो आप देखोगे कि इन शब्दों को जब आप इन वाक्यों को, इन शब्दों का जो उसमें प्रयोग किया गया है जिन वाक्यों में, तो आपको समझ में आएगा, अच्छे से आप समझ पाओगे कि इन शब्दों का क्या अर्थ है। ठीक है, तो आप लोगों ने इस वाक्य को पढ़ना है, अच्छे से अपनी कहानी में से ढूंढना है, फिर इस वाक्यों को आप लोगों ने पढ़ना है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो समाधि क्यों बनाई जाती है, पहला प्रश्न है आपका। तो समाधि हम इसलिए बनाते हैं कि जब दुनिया से कोई चला जाता है तो बाद में भी दुनिया उसको याद रखती है। एक उसकी यादगिरी में एक स्मारक, मतलब जो होता है वो यादगिरी में एक स्मारक चिन्ह होता है, उसको हम समाधि कहते हैं। तो स्मारक होती है एक, तो वो बनाते इसलिए हैं ताकि जब दुनिया से कोई चला जाता है तो दुनिया बाद में भी उसको याद रखती है। कहानी, उसके पीछे की जो कथा होती है वो लोगों को सुनाते हैं। जैसे जनरेशन टू जनरेशन, मतलब जैसे पीढ़ी से पीढ़ी आगे आगे जो बढ़ता जाता है, तो एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को बताती है कि ये समाधि इसलिए बनाई गई है, इसके पीछे की ये कथा है। तो मतलब इस तरह से वो दुनिया से जाकर भी वो दुनिया में ही रहता है, उसकी बातें जो है दुनिया में ही होती हैं, तो इसलिए समाधि बनाई जाती है यादगिरी में। तो आप इस कहानी को और कौन कौन से शीर्षक देंगे, मतलब आप इस कहानी को क्या नाम देना चाहते हो। जैसे कुत्ते की वफादारी इस कहानी का नाम है, तो इसके अलावा आप इसको कौन सा नाम देना चाहते हो, मतलब कि क्या नाम दोगे आप अपनी, जब इस कहानी को आप अच्छे से सुनोगे, पढ़ोगे, समझोगे। तो मेरी समझ में तो मैं इसको एक नाम देना चाहती हूँ कि ना समझ बंजारा। ओके, तो मतलब आप कोई भी नाम दे सकते हो, मतलब इसके जो इस स्टोरी से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, आप अपनी मर्जी से इसका आंसर लिख सकते हो। कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा गया है? तो कुत्ते को वफादार प्राणी इसलिए कहा गया है क्योंकि उसने इस कहानी में अपनी जो वफादारी है उसका प्रमाण जो है हमें दिया है, तो इसलिए हम उसको वफादार कहते हैं। बंजारे ने कुत्ते को आते हुए देखा, कुछ सोचा होता तो क्या होता? तो अगर बंजारे ने जब कुत्ते को आते हुए देखा, अगर वो कुछ सोचता, तो जो कुत्ता था वो बेमौत मारा नहीं जाता, वो जिंदा रहता है ना, मतलब वो मारा, उसकी मौत नहीं होती। सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? तो सेठ ने कुत्ते को इसलिए मुक्त कर दिया था क्योंकि सेठ का जो माल था, जो जो धन था, जो उसका चोरी हो गया था, तो उसको वापस लौटाने में कुत्ते ने उसकी मदद करी थी, इसीलिए उससे खुश होकर जो सेठ ने उसको कुत्ते को मुक्त कर दिया। तो आगे देखिए, शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रखिए। शब्दकोश मतलब डिक्शनरी, मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस करा इस बारे में कि जैसे स्वर व्यंजन जो है वो सिमिट्री में, जैसे मतलब अ के बाद आ, ई, एस, तो उन शब्दों के हिसाब से आपने इन शब्दों को लिखना है। जैसे सुंदर, वापस, वफादार, इसलिए, आश्चर्य, लुटेरा। तो आ स्वर जो पहले आता है तो हम इसको आश्चर्य, फिर इसलिए, उसके बाद लुटेरा, फिर वापस, वफादार और लास्ट में सुंदर, ऐसे इसको इस क्रम में लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए इसका, यदि आप होते तो क्या करते, मतलब कि आप इसकी जगह पर होते, आप अपने आप को रखकर आप बताएंगे कि अगर आप होते तो आप क्या करते। तो पहला था, कुत्ते को जमानत पर रखकर सेठ ने पैसे दिए। सेठ की जगह आप होते तो आप क्या करते, मतलब कुत्ते को अपने पास रखते जमानत के तौर पर। अगर आप किसी की हेल्प करते हो, किसी को पैसा देते हो, तो आप जमानत के तौर पर उससे कुछ रखते, मतलब कि आपको इंडिविजुअली इसका आंसर देना है। मतलब सब बच्चे अपना अपना अलग अलग अपनी अपनी जो सोच है आपकी, वो आप मुझे इसमें आंसर लिख सकते हो। लाखा ने कुत्ते को बेवफा समझकर लाठी का प्रहार कर दिया, मतलब इसने बेवफाई कर दी, मेरी जुबान जो थी झूठी बंद करा दी।
ये समझकर लाखा ने उसके ऊपर प्रहार कर दिया। तो अगर आप उसकी जगह पर होते, लाखा जो बंजारा है उसकी जगह पर अगर आप होते तो आप भी ऐसा करते, मतलब कुत्ते के ऊपर प्रहार कर देते, या सोचते समझते, जो भी आपको अच्छा लगता है आप इसका आंसर दे सकते हो। आगे देखिए, पढ़िए, हंसी और शब्द लिखिए। मतलब कि एक तो इसका शब्द देखिए, राजा का राजी, तो ग्वाला का ग्वाली, अभिनेता का अभिनेत्री, मतलब इसे ऐसे सही से इसका आंसर नहीं है। तो जो इसका सही आंसर है वो आपने लिखना है, सही शब्द जो है इसका लिखना है। जैसे राजा का रानी, एक आपको एग्जाम्पल दिया है। ऐसे ही ग्वाला का ग्वालीन, अभिनेता का अभिनेत्री, रानी का राजा, शेरनी का शेर, सुनार का सुनारिन, ऊँट का ऊँटनी, लुटेरा का लुटेरिन, बंजारा का बंजारन और सेठ का सेठानी। ओके, तो नेक्स्ट देखिए स्वाध्याय। स्वाध्याय का पहला जो प्रश्न है, ढांचे पर से कहानी लिखिए। मतलब कि एक आपको इसका एक वो होता है ना, से मतलब कि कुछ वाक्य दिए गए हैं कहानी के, उनको आपने लेकर एक कहानी लिखनी है। मतलब इसके तो एक नौकर द्वारा हार चोरी करना, मतलब एक नौकर ने हार को चोरी कर लिया। सेठ का सभी नौकरों से पूछना, मतलब सेठ ने सब नौकरों से पूछा और किसी का चोरी कबूल ना करना। तो सेठ द्वारा जुक्ति करना, मतलब सेठ ने एक जुक्ति एक अपने मन में उसने एक मतलब कि एक जुक्ति आप कह सकते हो कि एक उसने एक योजना बनाई, मतलब अपने मन में एक सोचा कि ऐसा मैं करूं। तो प्रत्येक को उसने प्रत्येक नौकर था, जो भी सब नौकर थे घर के, उनको एक 7 इंच की लकड़ी देना, मतलब 7-7 इंच की एक लकड़ी उसने नौकरों को दी और उसको कहा कि ये जादू की छड़ी है, मतलब जादू की छड़ी होने की बात कहना नौकरों को कि ये जादू की छड़ी है, और दूसरे दिन दिखाने को कहना, मतलब ये जादू की छड़ी है और जिस नौकर ने चोरी करी होगी उसकी जो छड़ी है वो क्या हो जाएगी, 1 इंच बढ़ जाएगी। मतलब सबको उसने 7-7 इंच की एक लकड़ी जो थी वो दे दी और उनको ये कह दिया कि तुम लोग अपने पास इस लकड़ी को रखो रात भर, और सुबह जब आप लोग ये लकड़ी को लेकर आओगे तो जिसने चोरी करी होगी, जादू की छड़ी है तो इसलिए जिसने चोरी करी होगी वो 1 इंच बढ़ जाएगी। तो उसने एक जुक्ति लड़ाई थी, मतलब एक योजना बनाई थी, और उसने सबको वो लकड़ी दे दी। और घर जाकर हार चुराने वाले नौकर का 1 इंच लकड़ी काटना, मतलब जो जिसने हार चुराया था उसने सोचा, उसका तो मन में ऐसे हो गया ना कि क्या पता 1 इंच लकड़ी भर जाए। तो उसने क्या कर दिया, सोचा कि मैं क्या करता हूँ, 1 इंच लकड़ी को काट देता हूँ। तो उसने 1 इंच लकड़ी को काट दिया। दूसरे दिन चोर का पकड़ा जाना, क्योंकि जब लकड़ी उसने काट दी तो उसने एक जुक्ति लड़ाई थी, मतलब एक योजना बनाई थी। सच में वो जादू की छड़ी नहीं थी। तो फिर क्या हुआ कि चोर राजा को पता चल गया, सेठ को पता चल गया कि चोर कौन है, क्योंकि उसकी एक लकड़ी 1 इंच कम हो गई थी, सबकी 7-7 इंच की थी और उसकी लकड़ी जो थी वो 6 इंच की रह गई थी, 1 इंच उसने काट दी थी। तो इसी तरह से इस कहानी का जो है, आपने इस कहानी को लिखना है अपने शब्दों में, और फिर इसका मॉरल की, इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है वो आपने इसमें लिखना है। तो नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला जो आपका प्रश्न है, रात को कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता था। तो कैसे करता था वो पड़ाव की रखवाली की, वो क्या करता था कि पड़ाव के आसपास जब भी किसी कुत्ते किसी चोर को आते हुए देखता तो वो ज़ोर ज़ोर से भौंकता। तो जब वो भौंकता तो चोर जो था वो भाग जाता था ना, तो वो भौंक के वो चोर को भगा देता था। सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी। तो सेठ ने बंजारे के साथ ये शर्त रखी कि तुम मुझे ज़मानत के तौर पर ये कुत्ता दे दो, और जब तुम मेरे पैसे मुझे लौटा दोगे तो मैं तुम्हारा कुत्ता वापस कर दूंगा। तो जिस शर्त उसने उसके सामने रखी। सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है हमने पहले अभ्यास में भी करा है। तो इस प्रश्न का उत्तर यही होगा कि सेठ ने इसलिए मुक्त किया था क्योंकि उसने चोरी किए हुए जो पैसे थे उसको लाने में मदद करी थी, और सेठ ने खुश होकर कुत्ते को मुक्त कर दिया। आगे देखिए, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी बिना सोचे समझे, बिना जाने कभी भी कोई कार्य नहीं करना चाहिए। हमेशा सोच समझकर, जानकर किसी भी चीज़ को फिर उस निर्णय पर पहुंचना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। मतलब लिंग बदल करना, उसका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, जैसे घोड़ा और घोड़ी। घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ी दौड़ रही है। सेठ ने कहा रुपए तो मैं दे दूंगा, है ना। और बंजारे को बहुत दुख हुआ, तो सेठ ने कहा, तो सेठ का क्या आ जाएगा, सेठानी। सेठानी ने कहा रुपए तो मैं दे दूंगी। बंजारे को बहुत दुख हुआ, तो बंजारिन को बहुत दुख हुआ। ऊँट की पीठ पर सामान लदा है, ऊँटनी की पीठ पर सामान लदा है। मैदान में लड़का खेल रहा है, तो क्या आएगा इसका, मैदान में लड़की खेल रही है।
तो बक्से में लिंग जो है आधारित शब्दों के जोड़े मिलाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे गाय और बैल, मतलब कि उन दोनों का लिंग है जो। तो इस तरह से शिष्य शिष्या, नाग नागिन, है ना, शिक्षक शिक्षिका, घोड़ा घोड़ी, गाय बैल, देव देवी, मतलब ऐसे इनके जो अपने लिंग जो है इनके जोड़कर इनके वाक्य बनाने हैं। तो मैंने इनका जो है लिंक बॉक्स में आपको दे दिया है बनाकर उसमें PDF में, तो आपने इनका वाक्य जो खुद से बनाना है। ओके, तो नीचे इसका वाक्य जो है एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है कि गाय का दूध सेहत के लिए अच्छा होता है और बैल किसान का दोस्त है। इसी तरह से नाग नागिन इनको लेके आपने इसका वाक्य बनाने हैं, मतलब अलग अलग शब्दों को लेके। संज्ञा पहचानिए। सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं। हमें देश की प्रगति के बारे में सोचना चाहिए। गंगा भारत की पवित्र नदी है। तो संज्ञा शब्द तो आप लोगों को पता ही है कि संज्ञा हम किसी कहते हैं किसी व्यक्ति, किसी स्थान, किसी वस्तु, किसी भी जगह के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। इसी तरह से जो नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें भाषा सज्जता में, तो नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। तो आशा विमान चलाती है। नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी नदी है। हिमालय भारत का सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत है और नीम गुणकारी पेड़ है। तो आशा विमान चलाती है, मतलब एक पर्टिकुलर हमें बताया गया कि आशा जो है एक लड़की है। ऐसे ये नहीं कहा गया कि लड़की विमान चलाती है, ऐसे कहा गया, पर्टिकुलर बताया गया कि आशा जो है विमान चलाती है। ऐसे नर्मदा नदी की बात करी गई है कि जो गुजरात में पड़ती है। हिमालय जो पर्वत है वो सबसे ऊंचा है, तो मतलब किसी पर्वत की बात नहीं, मतलब हिमालय की बात करी गई है, एक उसका पर्टिकुलर नाम बताया गया है। तो नीम गुणकारी पेड़ है, तो मतलब किसी पेड़ की नहीं, मतलब जैसे नीम का जो पेड़ है वो बहुत गुणकारी होता है। तो इस जो शब्द जो है हिमालय, आशा, नर्मदा, नीम, किसी मतलब ये क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है। आशा, नर्मदा किसी नदी का नाम है, हिमालय किसी पर्वत का नाम है और पेड़ जो है वो निर्देश कर रहा है कि नीम का पेड़ है। तो इन जो शब्द होते हैं, जो इस तरह के शब्द होते हैं जो कि पर्टिकुलर हमें बताते हैं कि किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो किसी खास जो व्यक्ति के, प्राणी, जो स्थान को जो सूचित करने वाला शब्द होता है उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो शब्द जो होते हैं जो एक मतलब किसी खास व्यक्ति, प्राणी, स्थान, किसी भी मतलब खास उसका हमें पर्टिकुलर उसका नाम पता चलता है, तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो निर्देशिक शब्दों में व्यक्तिवाचक संज्ञा के ऊपर आपने टिक करना है। ओके, तो जैसे पेड़, तो पेड़ तो मतलब एक चैनल हो गया। तो टापी को हम टिक करेंगे। गुजरात, गिरनार के, मोहन किसी का नाम पर्टिकुलर दिया गया है, और वीर सावरकर, तो जो वीर सावरकर है ये भी नाम है। फिर मोहन भी किसी का नाम है, गुजरात स्टेट का नाम है, गिरनार हो गया एक, फिर तापी जो नदी मतलब बताई गई है। तो ये सब जो किसमें आते हैं, इनके पर्टिकुलर नाम बताया गया है, तो ये कौन से है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ओके, ऐसे ही आगे देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। तो नीचे हमें दिया गया हमारे देश के सैनिक बहुत बहादुर हैं, नदी को लोक माता कहते हैं, हमारी गाय का नाम गोरी है, कुत्ता वफादार प्राणी है। तो ये जो शब्द जो हैं रेखांकित करे गए, जिनके नीचे एक लाइन खींची गई है, ये जो शब्द होते हैं सैनिक, गाय, नदी और कुत्ता, ये संपूर्ण जाति का, मतलब एक किसी एक गाय का पर्टिकुलर नाम नहीं बताया गया है, मतलब एक गाय की बात, सब गाय की बात करी है, सब नदियों की बात करी है, सब कुत्तों की बात कर, पर्टिकुलर एक कुत्ते का नाम नहीं बताया गया है ना। सैनिक मतलब सब सैनिकों की, मतलब जो भी आर्मी में जॉब करते हैं उनको सैनिक कहा जाता है, तो सैनिकों की बात करें जिसमें मतलब ये शब्द जो है जो संपूर्ण जाति का जो बोध कराते हैं, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो इस पाठ में हमने जो है संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसकी जो प्रकार है, ऐसे तो 5 प्रकार होते हैं संज्ञा के, लेकिन इसमें हम जो है 2 ही प्रकार संज्ञा के पढ़ेंगे, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा और दूसरा जातिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है वो एक मतलब विशेष जो व्यक्ति के बारे में हमें बताती है, प्राणी के बारे में बताती है, विशेष किसी स्थान के बारे में हमें बताती है, किसी विशेष वस्तु के बारे में हमें बोध करवाते हैं, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। और जो शब्द जो हमें संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उसको जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो जातिवाचक शब्द छांट कर इसका सूची बनाइए। तो इसमें जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है जैसे कि लड़का, ओके, छात्र, फिर पेड़, पर्वत, गाय, नदी, सुंदर, ओके। तो ये जो शब्द हैं ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मतलब उसके एक जाति की बात कर रहे हैं हम। सुभाष चंद्र तो किसी का नाम हो गया, नीम किसी पेड़, वो तो जातिवाचक संज्ञा हो गई। तो ये शब्द जो हैं जिसको मैंने टिक करा है, ये शब्द सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा है।
तो नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों को कोष्ठक में उचित स्थान पर रखिए। तो जो नीचे हमें शब्द दिए गए हैं, भारत, हिमालय, नदी, वीर सावरकर और सैनिक, नर्मदा और पर्वत, नीम का पेड़, तो हमने इनमें जातिवाचक और व्यक्तिवाचक शांत कर लिखना है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा तो मैंने आपसे बताया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होते हैं वो हमें एक पर्टिकुलर मतलब एक विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान या जगह का जो हमें बोध कराते हैं उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जो हमें किसी जाति का बोध कराते हैं, जिससे हमें किसी की जाति के बारे में पता चलता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ऐसे भारत हो गया, भारत हमारे देश का नाम है, हमें पर्टिकुलर पता चल रहा है कि ये देश का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगा। हिमालय पर्वत का नाम है, एक पर्टिकुलर हमें पर्वत का पता चल रहा है, तो वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। नदी आएगी जातिवाचक संज्ञा में। वीर सावरकर आएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। सैनिक जो है वो जातिवाचक संज्ञा। नर्मदा नदी जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। पर्वत है वो क्या किस में आएगा, जातिवाचक संज्ञा में। और नीम का पेड़ जो कि पर्टिकुलर एक नीम का पेड़ के बारे में बात करें कि एक पेड़ है जो कोई नीम का पेड़ है, पर्टिकुलर नीम उसका बताया जा रहा है, तो वो जातिवाचक संज्ञा में आएगा। तो नेक्स्ट देखिए योग्यता विस्तार। तो कैसे बोलते हैं, मतलब इसमें पक्षी का चहचहाना, मुर्गे का बांग देना, मक्खी का बिनबिनाना, कुत्ते का भौंकना, मेढ़ का मिमियाना, घोड़े का हिंकाना, भैंस का बम्बाना। मतलब इसमें क्या है कि अलग अलग जो है, चूहे का चूं चूं करना, मतलब सांप का फुफ कराना, बंदर का घुरकियाँ करना, बाघ का गुर्राना, शेर का दहाड़ना। पुस्तकालय में जाइए और पढ़िए, मतलब कि आपने अपना देखना है, मतलब आप नेट पे चेक कर सकते हो, तो इनकी जो आवाज़ है सुन सकते हो। तो मतलब हमें पता चल जाता है, जब हम बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है तो हमें पता चल जाता है बिल्ली बोल रही है। मुर्गा जब बांग देता है तो हम समझ आते हैं ये मुर्गी की आवाज़ है ना, मतलब कि उनकी अलग अलग साउंड्स होती हैं, तो वो जो आप सुन सकते हो, मतलब नेट पर जाकर आप देख सकते हो कौवा कैसे काऊ काऊ करता है। तो मोर का ठुकना, मोर कैसे ठुक ठुक मतलब नाचता है, कैसे मतलब नृत्य करता है। तो मुझे बोरे का गूंजन जब हम देखते हैं की आवाज़ आती है, तो हमें पता चलता है पेड़ों उस पर फूलों पे जो भोरा है वो ऐसे बिम बना रहा है। तो ये अलग अलग जो है इनकी आवाज़ आप सुन सकते हो, तो आपको पता चलेगा कि कैसे बोलते हैं। अगर आपने ऑलरेडी सुना है फिर भी आप सुनो तो आपको पता चले कि ये अलग अलग जो पक्षी जो भी जीव होते हैं वो कैसे बोलते हैं और कैसे मतलब कि आवाज़ निकालते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 3, कुत्ते की वफादारी। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। ओके, तो आपको कोई भी क्वेरी करनी तो आप मुझे पूछ सकते हैं, और यही आपका चैप्टर जो है वो समाप्त होता है। तो ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।